हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्लास 9th साइंस का फर्स्ट लेसन कर रहे थे। लेसन का नाम था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये उस सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने देखा कि मैटर क्या होता है। ठीक है, हमने जान लिया था कि मैटर क्या होता है। साथ में हमने पढ़ा कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ठीक है, और ये पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मतलब हमारे आसपास जितने भी मैटर प्रेजेंट हैं वो जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं, उन पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर है? तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि particles of matter have spaces between them. Particles of matter have spaces between them. ये चीज़ हमने पार्ट 1 में भी डिस्कस करी थी एक एक्टिविटी के थ्रू। याद है आप लोगों को? हमने एक एक्टिविटी करी थी जिसमें कि एक हमने बीकर लिया था, उसमें हमने कुछ पानी ऐड किया था। ठीक है, इस बीकर में मान लीजिए हमने 100 ml पानी ले लिया था। फिर हमने इस पानी में सॉल्ट या फिर शुगर को डिसॉल्व किया था। एक्टिविटी ये थी कि हमें ये चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि 100 ml पानी जो हमने लिया है, सॉल्ट और शुगर को डिसॉल्व करने के बाद क्या ये वॉल्यूम इंक्रीज होती है या नहीं। तो एक्टिविटी का कंक्लूजन ये था कि 100 ml की 100 ml ही है, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हुई है। और इसका रीज़न ये था कि अगर हम इस वाटर को जूम आउट करके देखें तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, कुछ इस तरह से। और इन पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस मौजूद है। तो ये जो शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं, शुगर और सॉल्ट के पार्टिकल्स इन स्पेसेस में चले जाते हैं बीच में, जिसकी वजह से वॉल्यूम में नेट इंक्रीज नहीं होता। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चल रहा था दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अगर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस नहीं होता, अगर ये कॉन्टिन्यूअस होते, यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं होता, तो ये सॉल्ट और शुगर आकर यहीं पर पड़े रहते। सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स साइड में पड़े रहते। तो अगर 100 ml वॉल्यूम थी तो कुछ इंक्रीज हो जाती, क्योंकि इनकी वॉल्यूम भी इसमें ऐड ऑन हो जाती। लेकिन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मौजूद है, तो सॉल्ट और शुगर के पार्टिकल्स इन वाटर के पार्टिकल्स के बीच वाले स्पेस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम में कोई नेट इंक्रीज नहीं होता। समझ आ गया था हमें ये चीज़? ठीक है, तो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी यही थी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अब दूसरी प्रॉपर्टी है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, या फिर पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। अब इस चीज को समझने के लिए हमें कुछ एक्टिविटीज देखनी है। एनसीईआरटी में इस चीज को समझने के लिए 3 एक्टिविटीज गिवन है। हम उन्हीं तीनों एक्टिविटीज को 1 by 1 डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि हर एक एक्टिविटी क्या हमें सिखाती है। ठीक है, तो पहली एक्टिविटी ये है कि आपने एक इंसेंस स्टिक लेनी है। इंसेंस स्टिक बोले तो अगरबत्ती। उस अगरबत्ती को बिना जलाए उसे स्मेल करने की कोशिश करनी है। फिर आपने क्या करना है, इस अगरबत्ती को जलाना है और अपने क्लासरूम के या फिर घर के किसी भी एक कोने में रख देना है। इस अगरबत्ती में से कुछ स्मेल निकलेगी जो कुछ ही पलों में पूरे रूम में फैल जाएगी। ठीक है, हमें यही चीज़ ऑब्जर्व करनी है कि हमें कितनी दूर से इस अगरबत्ती की स्मेल आ रही है। ठीक है, ये है हमारी पहली एक्टिविटी। फिर हमने एक दूसरी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। हमें 2 बीकर्स लेने हैं और दोनों में पानी भर देना है। ठीक है, पहले हम ना एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको तीनों का कंक्लूजन साथ में बताऊंगी, क्योंकि ये तीनों सिमिलर है कुछ कुछ। हमने 2 बीकर्स लेना है, इसमें पानी भर देना है। हमने भर दिया पानी। फिर हमें क्या करना है, रेड या फिर ब्लू इंक
इस बीकर में एक ड्रॉप डाल देनी है रेड या फिर ब्लू इंक की, और इस वाले बीकर में हनी की एक ड्रॉप डालनी है, यहाँ पर साइड से गिरानी है, ठीक है। अब हमें चीज़ें ऑब्जर्व करनी है कि कौन से वाले पानी में जल्दी से क्या चीज़ डिजॉल्व होगी, ब्लू इंक या रेड इंक या फिर हनी। समझ आया। फिर एक थर्ड एक्टिविटी हमने और परफॉर्म करनी है। हमें फिर से 2 बीकर्स लेने हैं। एक बीकर में लेना है ठंडा पानी और एक बीकर में लेना है गर्म पानी, ठीक है। मान लो इसमें है हॉट वाटर और इसमें ले लिया हमने कोल्ड वाटर। फिर हमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स पानी में डिसॉल्व होने पर ब्लू कलर देते हैं। इस कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को हमें दोनों बीकर्स में डाल देना है। हमें ये ऑब्जर्व करना है कि हॉट वाटर में या फिर कोल्ड वाटर में जल्दी से कॉपर सल्फेट घुलेगा, मतलब कौन से पानी में जल्दी से घुलेगा। 3 एक्टिविटीज थी, हमने इन तीनों एक्टिविटीज को परफॉर्म किया और रिजल्ट कुछ ये थे कि इस इंसेंस स्टिक की स्मेल पूरे कमरे में भर जाएगी। गेट खोलते ही, कमरे में घुसते ही हमें इस चीज की स्मेल आने लगेगी कि कहीं ना कहीं अगरबत्ती जल रही है, ठीक है। सेकेंड एक्टिविटी थी कि पानी में मतलब हमने 2 बीकर लेने हैं, उसमें पानी डाल देना है, रेड या फिर ब्लू इंक डालनी है, दूसरे बीकर में हनी डालना है। हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे कि इंक इस पानी में जल्दी से घुल जाएगी एज कंपेयर टू हनी, क्योंकि इंक के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, हनी के पार्टिकल्स इंक के कंपैरिजन में थोड़े बड़े होते हैं। तो पानी के मॉलिक्यूल्स, देखो पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है, ये इंक के छोटे छोटे पार्टिकल्स इसमें जल्दी से घुस जाएंगे, लेकिन हनी के पार्टिकल्स कंपैरेटिवली बड़े हैं तो इन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इस कम स्पेस में घुसना। इस वजह से इंक जल्दी से डिजॉल्व हो जाएगी पानी में और हनी को डिजॉल्व होने में टाइम लगेगा। समझ आया, ठीक है। फिर हमारी ये एक्टिविटी थी थर्ड कि हमने एक बीकर में गर्म पानी लिया, एक बीकर में ठंडा, दोनों में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाले। हमने ये ऑब्जर्व किया कि गर्म पानी में कॉपर सल्फेट जल्दी से ब्लू कलर दे देता है और ठंडे पानी में थोड़ा कम, थोड़ा स्लो देता है ब्लू कलर। अब यहाँ पर एक नई चीज सामने आती है, वो है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मतलब मोशन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। आप ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर सारे पार्टिकल्स मोशन में है ना। ये इंसेंस स्टिक है, ये जल रही है, ठीक है। इसमें से कुछ गैस के पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो कि पूरे कमरे में फैल रहे हैं। यहाँ पर रेड या फिर ब्लू इंक के पार्टिकल्स भी मोशन में है, हनी के पार्टिकल्स भी मोशन में है, यहाँ पर भी कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स मोशन में है, पानी भी मोशन में है। मतलब यहाँ पर सभी पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस एज वी इंक्रीज टेम्परेचर। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। किसी भी चीज का ज्यादा टेम्परेचर है उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, कम टेम्परेचर है कम काइनेटिक एनर्जी है। ये चीज समझ आ गई हमें? ओके। तो एक चीज तो साफ हो गई कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स इज एसोसिएटेड विद देयर मोशन, है ना। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा उनका मोशन, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और पार्टिकल्स का मोशन भी बढ़ेगा। ये इंसेंस स्टिक वाले केस में क्या हो रहा था कि इंसेंस स्टिक को जब हमने बर्न किया तो ये इंसेंस स्टिक कुछ गैस के पार्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रहा था, और यहाँ पर इस कमरे में हवा भरी हुई थी, एयर, और एयर के पार्टिकल्स के बीच में भी तो स्पेस होता है। तो क्या हो रहा था, ये इंसेंस स्टिक के स्मेल वाले पार्टिकल्स एयर में घुल जा रहे थे, जिसकी वजह से पूरे कमरे में स्मेल थी। जब इंसेंस स्टिक बुझी हुई थी तब तो स्मेल नहीं आ रही थी, जलाने पर क्यों आई? क्योंकि हमने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। हमने इंसेंस स्टिक को जलाकर इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया
जिसकी वजह से पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आ गई, जिसकी वजह से पार्टिकल्स ज़्यादा मोशन में आने लगे और जल्दी जल्दी से वो एक दूसरे में इंटरमिक्स होने लगे। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, इंक खुद ब खुद पानी में इंटरमिक्स होने लगी, हनी खुद ब खुद पानी के साथ मिक्स होने लगा। यहाँ पर भी कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स पानी में खुद ब खुद घुलने लगे। तो ये क्या है, जब एक टाइप ऑफ मैटर दूसरे टाइप ऑफ मैटर में खुद ब खुद घुलने लग जाए, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिफ्यूजन। बहुत इंपॉर्टेंट है डिफ्यूजन, याद रखना। When particles of two different types intermix on their own, then this property is known as diffusion. ठीक है, this process is known as diffusion. And on heating, diffusion also increases. जैसे जैसे हम किसी भी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे, डिफ्यूजन बढ़ते जाएगा। मतलब पार्टिकल्स जल्दी जल्दी आपस में एक दूसरे से घुलने मिलने लग जाएंगे। इसकी वजह आप जानते हैं, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है पार्टिकल्स की। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मतलब कि उनका मोशन जल्दी जल्दी, अब वो जल्दी जल्दी एक दूसरे से घुलेंगे मिलेंगे, आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो एक चीज़ तो हम समझ चुके हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। मैटर जिन पार्टिकल्स से मिलकर बना है वो पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं। हमने अभी तक मैटर के पार्टिकल्स की दो प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहली कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, और दूसरी प्रॉपर्टी ये कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी पर बेस्ड एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, डेमोन्स्ट्रेट दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर गिविंग एन एक्टिविटी। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछा जाता है और कई दफ़ा पूछा गया है। तो हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, उसी चीज़ को हमने स्टेट करना है एक एक्टिविटी के थ्रू। जब हमने ये पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, तब हमने इससे रिलेटेड 3 एक्टिविटीज़ पढ़ी थी। उनमें से सबसे बेस्ट है कि आप इंसेंस स्टिक वाली का डेमोन्स्ट्रेशन दे दें। हम अपने आंसर में लिखेंगे कि हमें एक इंसेंस स्टिक लेनी है, उसे एक रूम के कॉर्नर में रख देना है, फिर बिना जलाए उसे दूर जाकर थोड़ा स्मेल करने की कोशिश करनी है। हम ये पाएंगे कि हमें उस इंसेंस स्टिक की स्मेल नहीं आ रही, लेकिन जब हम इस इंसेंस स्टिक को जला देंगे तब रूम के एक अगर रूम के कोने में भी खड़े हो जाएंगे तभी हमें उसकी स्मेल आएगी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हमें बताती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। अगर रूम के एक कोने में बैठकर हमें इसकी स्मेल नहीं आती, तब हमें पता चलता है कि पार्टिकल्स मूव नहीं करते, वो अपनी जगह पर रहते हैं। मान लो हमने इंसेंस स्टिक को जलाया, ये कुछ गैस के पार्टिकल्स को प्रोड्यूस कर रहा होगा। करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। तो अगर पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूअसली मोशन में नहीं होते तो ये पार्टिकल यहाँ पर जाता ही नहीं और हमें स्मेल आती ही नहीं। अब ऐसा नहीं होता, होता ये है कि ये पार्टिकल्स मोशन में रहते हैं, ये मूव करते रहते हैं। ये पार्टिकल्स यहाँ पे था, यहाँ पे चले गया, एयर के साथ मिक्स हो गया। ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव करते रहते हैं ये। ठीक है, दे रिमेन इन कॉन्टिन्यूअस मोशन, और इसी कॉन्टिन्यूअस मोशन की वजह से वो हमारे तक पहुंच जाते हैं एक अच्छे खासे डिस्टेंस पर भी, और हमें इंसेंस स्टिक की स्मेल आ जाती है। ठीक है, तो हमें अपने इस आंसर को इस तरह से लिखना है कि पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन द कॉर्नर ऑफ अ रूम, इट्स स्मेल कैन ओनली बी गॉट टू गो नियर बाय इट। मतलब एक बिना जली हुई इंसेंस स्टिक को हमें एक कॉर्नर में रख देना है एक कमरे के, और जब तक हम उसे जलाएंगे नहीं तब तक हमें उसकी स्मेल दूर से नहीं आएगी, सिर्फ पास जाने पर ही हम उसे स्मेल कर पाएंगे। फिर हमें उस इंसेंस स्टिक को जला देना है। जलाने के बाद एक
उस रूम के एकदम कॉर्नर पर भी अगर आप रहेंगे वहां पर भी आपको स्मेल आ जाएगी उस इंसेंस स्टिक की जो कोने में जल रही है, क्योंकि हमने इसे हीट दे दी। हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, पार्टिकल्स ज्यादा मोशन में आ गए। ठीक है, पार्टिकल ज्यादा मोशन में आ गए जिसकी वजह से हमें स्मेल अपने तक महसूस हो जाती है। समझ आ गया ये चीज? तो ऐसे अटेम्प्ट करना है आपने इस आंसर को। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर की एक थर्ड और लास्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। तो प्रॉपर्टी थर्ड है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जितने भी मैटर है हमारे आसपास वो सभी पार्टिकल्स से मिलके बने हैं, और पार्टिकल्स के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स होता है। देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ये चीज हमें एक्टिविटी के थ्रू समझनी है। एनसीईआरटी में बहुत सारी एक्टिविटीज है जिनको आप स्किप कर देते हैं, लेकिन इन एक्टिविटीज को पढ़कर आपको थ्योरी और अच्छे से समझ आती है। तो इस वजह से मैं एक भी चीज स्किप नहीं करूंगी, और फील के साथ पढ़ना है तो एक्टिविटीज समझनी जरूरी है। क्लियर है? तो ये कुछ एक्टिविटी है, आपको अकेले नहीं करनी, आपको 2-4 लोग लगेंगे आपके साथ में। स्कूल में कर सकते हैं आप, घर पे भी कर सकते हैं। तो एक्टिविटी कुछ इस तरह से है कि आपने बच्चों के ग्रुप्स बनाने हैं, 4 ग्रुप्स। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के आपने ग्रुप्स बनाने हैं। ये बच्चे हैं मान लीजिए, तो आपने 4 ग्रुप्स बना लिए। 5-6 बच्चों के बना लो, 4-4 के बना लो, जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से बना लो ग्रुप्स। ठीक है, 4 ग्रुप्स हो गए बच्चों के। ग्रुप ए, बी, सी एंड डी। ग्रुप ए के बच्चों को एक दूसरे को कमर में हाथ डालकर पकड़ना है। देखिए आप यहाँ पर इमेज, ऐसे पकड़ना है। ठीक है। ग्रुप बी के बच्चों को एक दूसरे का हाथ होल्ड करना है, बट बॉडी टच नहीं होनी चाहिए, दूर दूर होनी चाहिए, हाथ बस होल्ड करना है। सी ग्रुप के बच्चों को सिर्फ एक दूसरे को फिंगर्स से पकड़ना है, उंगलियां बस साथ में होंगी और हाथ नहीं टच होगी, बॉडी नहीं टच होगी, दूर दूर रहना है। और डी ग्रुप के जो बच्चे हैं ये भाग कर जाएंगे और इनके बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे, इनके बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे, और सी ग्रुप वालों के बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेंगे। अब सवाल है कि कौन से ग्रुप का बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा? जो सबसे वीक होगा वो सबसे जल्दी टूटेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इन्होंने एक दूसरे को कमर से पकड़ा हुआ है, ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। इन्होंने हाथ से पकड़ा, ये थोड़ा कम स्ट्रांग है, बट इसके कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रांग है। इन्होंने सिर्फ फिंगर से पकड़ा हुआ है, ये सबसे ज्यादा वीक बॉन्ड है, ये सबसे पहले टूटेगा, इसमें सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये सेकंड नंबर पे टूटेगा और ये सबसे स्ट्रांग है, ये आखिरी में टूटेगा। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप मान लीजिए कि ये बच्चे ना मैटर के पार्टिकल्स हैं। ठीक है, मैटर के पार्टिकल्स भी आपस में एक दूसरे को इसी तरह से होल्ड करके रखते हैं। जैसे ए ग्रुप वाले मैटर में, मतलब ए ग्रुप के मैटर के पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। बी ग्रुप में थोड़ा सा कम है, सी में सबसे कम है। ऐसे ही अलग अलग मैटर में पार्टिकल्स के बीच में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एक और एक्टिविटी देखते हैं। हमें क्या करना है, एक आयरन नेल लेनी है, ठीक है, एक चौक लेना है, एक चौक का पीस, साथ ही साथ में हमें एक रबर बैंड भी लेनी है। इन सबको स्ट्रेच करके या फिर हैमर से मारकर या फिर कैसे भी हमें इन्हें तोड़ना है, और ये ऑब्जर्व करना है कि सबसे ज़्यादा मशक्क़त किसे तोड़ने में लगी। जिसे तोड़ने में सबसे ज़्यादा मशक्क़त लगी होगी वो होगा आयरन नेल, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ज़्यादा होता है चौक और रबर बैंड के कंपैरिजन में। ये सब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का खेल है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको तोड़ने में ज़्यादा मशक्क़त लगती है तो ये बात क्लियर है कि उसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अलग अलग मैटर के पार्टिकल्स के बीच में अलग अलग अमाउंट, मतलब अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। चौक और रबर बैंड और आयरन नेल, इन सभी के पार्टिकल्स अलग अलग हैं और इन सभी अलग अलग पार्टिकल्स में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आयरन नेल में सबसे ज़्यादा, चौक में उससे कम, रबर बैंड में और भी कम।
मतलब ये आपको बताने का एक तरीका था कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हर मैटर में अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, सिंपल एज दैट। अब एक थर्ड एक्टिविटी भी है इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। आपने एक कंटेनर में लेना है पानी और इस पानी को अपने फिंगर से काटने की कोशिश करनी है। अब सवाल है कि क्या आप काट पाएंगे पानी को अपने फिंगर्स से? एंड द आंसर इज नो, क्योंकि अगर हम इस पानी को जूम करके देखें तो हम कुछ इस तरह से पाएंगे कि ये पार्टिकल्स से मिलकर बना है, क्योंकि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। और इन सभी पार्टिकल्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से आप इसको हाथों से कट नहीं कर सकते। ठीक है, आप मॉलिक्यूल्स को अलग कर सकते हैं लेकिन उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ नहीं सकते। तो इन सभी एक्टिविटीज से हमें सिर्फ एक बात पता चलती है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर होगी? इसी फोर्स की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के पास रहते हैं और अलग अलग मैटर में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी करता है, अलग अलग होता है। हमें ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई है। तो इस वीडियो में हमने 3 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। हमने पार्टिकल्स ऑफ मैटर की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। सबसे पहली कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा ही सिंपल है। इवन एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है 3 मार्क्स का कि लिस्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। 3 मार्क्स में पूछा जाता है। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है और आप तो अब बिल्कुल 3 के 3 मार्क्स स्कोर कर लेंगे, क्योंकि आपको तीनों प्रॉपर्टी पता है, तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स पता है। पहली कैरेक्टरिस्टिक कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। सेकंड, दे आर इन रैंडम मोशन। एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। 3 मार्क्स आपके। कई बार आपको इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछेंगे। आपको कुछ चीजें गिवन होंगी, आपको इन्हें सेपरेट करना है कि कौन सा मैटर है और कौन सा मैटर नहीं है। ठीक है, तो अब आप समझ चुके हैं कि कोई भी चीज जो जगह ऑक्यूपाई करती है उसका कुछ ना कुछ मास होता है, वो मैटर होती है। अब आप इजीली इन चीजों को क्लासिफाई कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन जरा। अब मुझे बताइए, टेबल मैटर है या नहीं है? टेबल कोई जगह ऑक्यूपाई करता है? बिल्कुल करता है। उसका कुछ मास होता है? बिल्कुल होता है। तो टेबल इज अ मैटर, तो दिस इज अ मैटर, यस। इज ऑक्सीजन अ मैटर? ऑक्सीजन गैस है, ये जगह ऑक्यूपाई करती है? बिल्कुल करती है। और इसका कुछ मास होता है? बिल्कुल होता है। ऑक्सीजन इज ऑल्सो मैटर। मिल्क मैटर है? बिल्कुल है। कोल्ड मैटर है क्या? कोल्ड वाटर इज अ मैटर, कोल्ड मिल्क इज अ मैटर, बट कोल्ड इज अ फीलिंग, है ना? कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, दिस ठंड इज नॉट अ मैटर। ठीक है, ये एक ये फीलिंग है, जेस्चर है। तो कोल्ड इज नॉट अ मैटर। थर्स्ट, प्यास इज नॉट अ मैटर, इट डज नॉट ऑक्यूपाइज एनी स्पेस, इट डज नॉट हैव एनी मास, तो ये मैटर नहीं है। सॉल्ट, हाँ बिल्कुल मैटर है, ऑक्यूपाई करता है स्पेस को, मास भी होता है इसका कुछ। तो बस यही गिने चुने क्वेश्चन हैं जो आपके 2-3 मार्क्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। और मेरा मानना है कि इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आपने एनसीईआरटी घोलकर पी ली है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आने वाली वीडियो में हम स्टेट्स ऑफ मैटर को कवर करेंगे, जो हमारा 3rd टॉपिक है इस लेसन का। हम जानेंगे कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट। इन सभी स्टेट्स के बारे में 1 बाय 1 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, चीजों को समझेंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आई हो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो आपसे मिलते हैं आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।